बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीएसए वन पेपर सीरीज़ के अंदर आज हमारा एवरीडे साइंस का 10th लेक्चर है। इस 10वें लेक्चर के अंदर आज हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे जी। एटम को डिस्कस करेंगे, आइसोटॉप्स को डिस्कस करेंगे, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल्स हैं, प्रीशियस कौन सी है, यूजेबल कौन सी है, ठीक है, चीप मेटल कौन सी है, ये सारी चीज़ें। और हम आज डिस्कस करेंगे कंप्लीट सोलर सिस्टम को। ठीक है जी, एक एक बात डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं अपना एटम से। एटम का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को अगर मैं समझा दूँ तो मैं यूँ कहूँगा कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। एटम जो है वो मैटर का छोटे से छोटा ज़र्रा है जिसे मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। कोई भी मैटर है, दुनिया का कोई भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, चाहे वो प्लाज्मा है, वो किससे मिलके बना है सर? एटम से मिलके बना है। ओके, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे वो गैस है, चाहे वो प्लाज्मा है, इन चारों स्टेट्स को हम मिला के बोलते हैं सर मैटर। सर इनको हम क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर क्या है? एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जो वज़न भी रखती है, जगह भी घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। और मैटर की हमारे पास सर चार स्टेट्स होती हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। सॉलिड की एग्जांपल आप लोग रॉक दे सकते हैं, पत्थर। लिक्विड की एग्जांपल आप लोग वाटर दे सकते हैं। गैस की एग्जांपल आप बहुत सी दे सकते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। प्लाज्मा की एग्जांपल लोगों को नहीं आती जी। सर प्लाज्मा की सबसे अच्छी एग्जांपल है फ्लेम, आग का शोला, ठीक है जी, फ्लेम। अब अगली चीज़ मैं आप लोगों को ज़रा यहाँ पे बताऊँ तो एक क्वेश्चन आता है, ये नहीं आएगा कि मैटर की स्टेट्स कितनी हैं, ये आएगा कि इनमें से मैटर की हाईली कंडक्टिंग स्टेट कौन सी है? मैटर की इनमें से हाईली कंडक्टिंग स्टेट्स कौन सी है? देखें, कई सॉलिड ऐसे हैं जिनमें से करंट पास नहीं होता, लकड़ी हो गई। कई लिक्विड्स ऐसे हैं जिनमें से करंट पास नहीं होता। कई गैसेज ऐसी हैं जिनमें से करंट पास नहीं होता। लेकिन सर प्लाज्मा इज़ दी हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर। मैं अभी एटम पे तो गया ही नहीं हूँ सर, मैं यहीं पे रुक गया हूँ मैटर पे। अभी तो मैं मैटर की जान नहीं छोड़ रहा, यहाँ से निकलेंगे तो एटम तक जाएंगे। ठीक है जी, तो क्या मैं कह रहा हूँ? प्लाज्मा इज़ दी हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर। एक और चीज़ पूछते हैं, विच इज़ द हाईली अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर। दुनिया में सॉलिड ज़्यादा है, लिक्विड ज़्यादा है, गैस ज़्यादा है या प्लाज्मा ज़्यादा है? तो सॉलिड जो है मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है जी। अब तमाम मैटर जो है आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें पड़ी हैं, पेपर है, पेन है, ठीक है जी, डेस्क पड़े हैं, डोर हैं, वॉल्स हैं, चेयर है, या कुछ भी है आपके करीब पड़ा है ना, वो क्या है? वो मैटर है। और हर मैटर जो है वो एटम से मिलके बनता है। अब एटम क्या है ज़रा इसको देखते हैं जी। एटम जो है एक ग्रीक वर्ड एटोमॉस से निकला है, मीन्स जिसका मतलब है इनडिविजिबल पार्टिकल। एटोमॉस से निकला है जिसका मतलब है इनडिविजिबल पार्टिकल, नाकाबिले तकसीम ज़र्रा। ठीक है जी। एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी 1766 से लेके 1844 तक। और आपको एटम का कॉन्सेप्ट दूं कि एटम कितना छोटा होता है, तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री फर्स्ट पेज 4th लाइन में लिखा हुआ है कि देयर आर 1 बिलियन एटम्स इन वन फुल स्टॉप। सर सोच सकते हो क्या कहा है मैंने यहाँ पे? एक फुल स्टॉप के अंदर 1 बिलियन एटम होते हैं। सोचें एटम कितना होगा। ठीक हो गया। अब सर बात यह है, एटम जितना छोटा आपने कर ही दिया, तो एटम भी तो किसी चीज़ से मिलके बना होगा ना यार। हाँ जी, एटम मिलके बना है सब एटॉमिक पार्टिकल से। किससे जी? सब एटॉमिक पार्टिकल से। ठीक है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसने बनाई जी? जे थॉमसन ने। असल में इलेक्ट्रॉन का जो एक्सपेरिमेंट किया था विलियम क्रुक्स ने किया था। जो लोग 9th को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उनको पता होगा, विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। ये उसका कज़न था। विलियम क्रुक की डेथ हो गई थी जिस दिन उसने अगले दिन प्रेजेंट करना था, तो जे थॉमसन गया उसकी लैब के अंदर और इसने जाके दुनिया के सामने ये प्रेजेंट कर दिया। तो इसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इसके सामने आई। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिए। ठीक है। प्रोटॉन डिस्कवर की रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टाइन का नाम भी आता है। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को असिस्ट किया। न्यूट्रॉन्स जो हैं 1932 में चैडविक ने डिस्कवर किए। और
द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के, ये पूरा एटम है, एटम के सेंटर में जो पार्ट होता है, ये सेंटर पोर्शन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल भी दिया था। रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1911 के अंदर, जब हम बांग्लादेश को इकट्ठा कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। हार्डिंग आके, लॉर्ड हार्डिंग आके बांग्लादेश को इकट्ठा कर रहे थे, अमलगमेट कर रहे थे दोबारा, ठीक है। जॉर्ज किंग आया था, वो बांग्लादेश को इकट्ठा कर रहे थे, तो हम उस वक्त ये क्या कर रहे थे? उस वक्त न्यूक्लियस डिस्कवर कर रहे थे, ठीक है जी। चलें, उसके बाद बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। अब आए हैं तो बात करते ही जाएं। 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, याद रखिएगा। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है जी? +1 होता है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो 9 × 10⁻31 kg होता है। मैस ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज़्यादा होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है जी। थोड़ी सी आगे बात हम अगर करें तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ जी। सर, ये जो पोर्शन है, ये जो सबसे छोटा सर्कल मैंने लगाया है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले दो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर खड़े हैं, तो इसलिए इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं सर? न्यूक्लियॉन्स। और इलेक्ट्रॉन भाई साहब कहाँ हैं? इलेक्ट्रॉन जी बाहर खड़े हैं, यहाँ पे इस शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे एक बात आप लोगों को और भी बता दूं, सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम Z से डिनोट करते हैं, और इसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कल को एटॉमिक नंबर आ जाए, एटॉमिक नंबर कहते हैं, Z से डिनोट करते हैं, और यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करें तो इसको हम एटॉमिक मैस बोलते हैं। इस सारे को मिला के अगर हम बोलें, न्यूक्लियॉन्स तो कहते हैं, लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मैस बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन को अभी हमने Z से जाहिर किया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हमने Z से डिनोट किया था, तो प्रोटॉन की जगह Z आ गया, न्यूट्रॉन की जगह N आ गया, और ये इक्वल का इक्वल आ गया, और एटॉमिक मैस की जगह A आ गया। सो फार्मूला निकल आया कि एटॉमिक मैस बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, A इज इक्वल टू Z प्लस N। सर, ये फार्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया। चलें जी, अब हम डिस्कस करते हैं आइसोटॉप्स। और उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, तो कोई भी अगर आपके पास एलिमेंट दिया हुआ है तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो एटॉमिक मैस होता है, नीचे जो लिखा हुआ होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और ऊपर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी मैस होता है ऊपर, ठीक है। चलें, अब हम डिस्कस करते हैं कि आइसोटॉप्स क्या होता है। आइसोटॉप्स हम जी एटम के ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं। ये देखें, नीचे क्या था? एटॉमिक नंबर था। जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, 1 1 1, यानी प्रोटॉन सब में सेम, बट डिफरेंट नंबर ऑफ मैसेज सब में डिफरेंट है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मैसेज बट सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर उनका क्या होता है? सेम होता है। आपको पता होना चाहिए आइसोटॉप्स के अंदर क्या डिफरेंट क्या सेम होता है। अब यहाँ पे बात आती है हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं? सर, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हाइड्रोजन 3 फॉर्म में आप लोगों को मिलती है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन 12 जो है वो हाईली अबंडेंट होता है, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन के भी, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, आप लोग लिख लें कि यहाँ पे जब आप लोगों को PDF मिलेगी तो कहीं मिस ना हो यहाँ पे कि कार्बन के जो है ना कार्बन आइसोटॉप्स वो भी हमारे पास क्या है जी? 3 है, कार्बन 12, 13 और 14, ठीक है जी। तो कार्बन जो 12 है वो हाईली अबंडेंट है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि कोबाल्ट 60 आइसोटॉप्स जो है ये जी रेडिएशन थेरापी के लिए इस्तेमाल होता है, कैंसर का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन स्ट्रोंशियम 90 ये कैंसर, स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है। कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर विद इन द बॉडी, उसके लिए इस्तेमाल होता है। आयोडीन 131 जो है थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड, जिन लोगों को गलों की बीमारी होती है, गले निकल आते हैं उनको, तो थायराइड ग्लैंड से कहते हैं कि आयोडीन का नमक भी यूज़ करें, तो आयोडीन 131 आइसोटॉप यूज़ होता है। कार्बन 12 जो है ये एटॉमिक मैस डिटरमिन के लिए करने के लिए इस्तेमाल होता है, एटॉमिक मैस फाइंड करने के लिए। यूरेनियम 238 जो है ये यूरेनियम बहुत बहुत कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है। न्यूक्लियर वेपन के अंदर भी ये यूरेनियम इस्तेमाल होती है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूरेनियम इस्तेमाल होती है। इसलिए USA जो है ऑस्ट्रेलिया के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूरेनियम के रिजर्व्स हैं, ठीक है।
कार्बन 14 जो है ये फॉसल्स की एज डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होती है लेबॉर्ट्री के अंदर। कार्बन 14 अगर आपके पास हो और आप अंदाज़ा लगा सकें कि किसी भी जगह की आप मिट्टी उठा लें तो वो मिट्टी आपको बताएगी कि यहाँ कितने साल पहले कौन सा जानवर मरा था, उस वक्त उम्र कितनी थी, अब उम्र कितनी है, वो जानवर जो है वो मेल था या फीमेल था, या ईच एंड एवरीथिंग वो आपको बता देगा। यानी फॉसल्स को स्टडी करने के लिए हम क्या बताते हैं जी, कार्बन 14। एक टर्म आती है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है और सोल्स्टाइस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इक्विनॉक्स होता है कि जब दिन और रात आपस में बराबर होते हैं। ये कब होते हैं, 22 सितंबर या 21 मार्च। और सोल्स्टाइस क्या होता है, जब लॉन्गेस्ट डे या शॉर्टेस्ट डे हो, तो 21-22 जून जो है, और ये लॉन्गेस्ट हमारा हो गया डे, और उसके बाद 21 और 22 दिसंबर जो है हमारा शॉर्टेस्ट डे हो गया। ठीक है जी, ये बातें हो गई। कुछ हैं प्लैनेट्स, हम उनको डिस्कस कर लें तो आप लोगों को एक यहाँ पे ट्रिक भी बता देता हूँ। सबसे पहले बिगेस्ट जो हमारे पास प्लैनेट है वो होता है जुपिटर। स्मॉलेस्ट जो प्लैनेट है वो है मरकरी। हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो वीनस है। अब यहाँ पे बच्चे पूछते हैं सर कि अर्थ के करीब तो सबसे पहले मार्स आता है, सॉरी मरकरी आता है। मरकरी, वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर प्लूटो। प्लूटो तो खैर डार्क हो गया अब। तो बच्चे कहते हैं कि सर अर्थ के बिल्कुल करीब तो है मरकरी, वीनस क्यों हॉटेस्ट है? रीज़न, तो रीज़न मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस के अंदर भी बताया, आप दोबारा सुन लें। देखें, मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। जब मरकरी का एटमॉस्फेयर नहीं है तो सनलाइट ट्रैप नहीं होती। जितनी सनलाइट आती है मरकरी से वो टकरा के उतनी वापस भी चली जाती है, तो कोई ट्रैप नहीं होती, इसलिए वो हॉटेस्ट नहीं है। तो अगर आपके MCQs में कल को आ जाए कि कौन सा प्लैनेट है जिसका एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वो है मरकरी, पता होना चाहिए। ठीक है, तो हॉटेस्ट इसलिए है वीनस। कोल्डेस्ट है हमारे पास यूरेनस। सेकंड कोल्डेस्ट है हमारे पास नेपच्यून। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं अर्थ को? क्योंकि अर्थ का 97% जो है वो वाटर है, इसलिए। ग्रीन प्लैनेट जो है वो यूरेनस है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है, क्योंकि गर्म भी वही है तो हमारे पास ब्राइटेस्ट भी वही है, वीनस। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार हम वीनस को बोलते हैं। अर्थ ट्विन्स कहते हैं, अर्थ का जुड़वा जो प्लैनेट है बिल्कुल अर्थ की तरह ही दिखता है, वो कौन है? वो वीनस ही है। ठीक है, मैक्सिमम सैटेलाइट किस प्लैनेट के हैं? तो वो सैटर्न के हैं। लॉन्गेस्ट डे कब होता है? 21 जून को होता है। शॉर्टेस्ट डे कब होता है? अब यहाँ सवाल पैदा होता है, कहाँ पे शॉर्टेस्ट डे कहाँ का पूछ रहे हो? नदर्न हेमिस्फेयर का पूछ रहे हो तो 21, 22 और 23 दिसंबर होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फेयर का पूछ रहे हो तो 20, 21, 22 जून होता है। रेड प्लैनेट हम मार्स को बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यहाँ पे मार्स का लेसन है सेकंड ईयर के अंदर, मेरे ख्याल में सेकंड लेसन है। ठीक है, मार्स पे वहाँ जाते हैं सारे, तो वहाँ की जो जब जाते हैं तो उनके बाल और उनकी आंखों का रंग क्या हो जाता है? सुर्ख हो जाता है। तो वहीं से याद रख लेंगे ये रेड प्लैनेट है। आप लोगों ने सब में सेकंड ईयर में पढ़ा होगा भाई, डेफिनेटली। फास्टेस्ट रोटेशन जो है वो जुपिटर का है। स्लोवेस्ट रोटेशन जो है वो वीनस का है, लेकिन स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन वो नेपच्यून का है। अब यहाँ पे एक बात समझें, रेवोल्यूशन और रोटेशन में क्या फ़र्क है? सर मेरी बात सुने, देखें, आपने स्पिनर यूज़ किया होगा आज से कुछ अर्सा पहले, तो आजकल तो वो बच्चों के हाथ में टक टक आ गई, वो उठा के घूम रहे हैं हर। ठीक है, जो सबसे पहली बुराई आती है वो पाकिस्तानी जो है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। भाई पहली जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे बात आती है रोटेशन की। रोटेट करना होता है किसी बॉडी का अपने एक्सेस के गिर्द घूमना। गाड़ी का स्टीयरिंग है वो अपने एक्सेस के गिर्द घूमता है, अपने एक्सेस के गिर्द घूमता है। साइकिल का व्हील है वो भी क्या होता है? अपने एक्सेस के गिर्द घूमता है। ठीक है जी, अपने एक्सेस के, अपने महवर के गिर्द घूमना, दिस इज़ कॉल्ड रोटेशन। लेकिन रेवोल्यूशन क्या है? सर रेवोल्यूशन ये है कि ये कोई बॉडी है और उसके गिर्द हम चक्कर लगाएं। ये कोई बॉडी है और उसके गिर्द चक्कर लगाना, दिस इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। ज़मीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, चांद ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करता है, समझ आ रही? इसे हम कहते हैं क्या? रेवोल्यूशन। और रोटेशन क्या है? किसी बॉडी का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, जैसे कि लट्टू हो गया, ठीक है जी, इस तरह करके, या पंखा हो गया, ठीक है, इस तरह। उसके बाद स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन जो है वो हमारे पास होता है नेपच्यून का। रोटेशन रेवोल्यूशन का पता होना चाहिए। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इसको मार्क कर लें। लार्जेस्ट सैटेलाइट जो है वो हमारे पास है गैनमेड, और फोबोस और डेमोस का पूछते हैं कि फोबोस और डेमोस किसके चांद हैं, ये किसके मून हैं? ये मार्स के हैं। और मज़े की बात, यही डेमोस है जो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट भी कहलाती है। डेंस प्लैनेट कौन सा है जिसमें हम रहते हैं? अर्थ है। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टडी करना, जबकि पूरे यूनिवर्स को स्टडी करना इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर नहीं है, स्ट्रेटोस्फेयर नहीं है, बल्कि मीजोस्फेयर है।
ठीक है। आइस गेंट प्लैनेट किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया आइस यानी बर्फ़ यानी ठंडा। ठंडा प्लैनेट हमारे पास यूरेनस भी है, नेपच्यून भी है, दोनों में से कोई आ जाए आप मार्क कर सकते हैं। ब्लैक होल क्या होता है? जो स्टार डेड हो जाए, जो सितारा डेड हो जाए उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ओनली प्लैनेट, आपके पेपर में एमसीक्यूज आता है कि ओनली प्लैनेट जो उल्टा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूमता है, वो कौन सा है जी? वीनस है। ठीक है जी, वीनस के बड़े एमसीक्यूज आते हैं, वीनस का भी मैंने पीछे भी डिस्कस किया है। डार्क प्लैनेट हमारे पास है जी प्लूटो, ये अपने मदार से भी बाहर निकल गया, बहुत दूर चला गया है, तो डार्क प्लैनेट हमारे पास क्या है जी? प्लूटो। अब हम सर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं चीज़ों को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। कुछ मेटल्स को मैंने आप लोगों को जब ये FGEI का पास पेपर में सॉल्व करवा रहा था आप लोगों को, तो मैंने यहाँ भी डिस्कस किया था। ठीक है, ये तकरीबन कोई 2 अगस्त की बात है, ये मैंने पेपर सॉल्व करवाया था। चले डिस्कस करते हैं जी। सबसे जो लाइटेस्ट मेटल है वो कौन सी है? वो लिथियम है। हैवीएस्ट मेटल जो है वो ऑस्मियम है। मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है एल्यूमिनियम है। प्रीशियस मेटल जो है वो प्लाटिनम और रोडियम है। मोस्ट यूजेबल मेटल जो है वो आयरन है। लेकिन मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो सीजियम और पोटाशियम है। मोस्ट वैल्यूएबल जो हैं याद हो प्लाटिनम के ग्रुप से आता है, प्लाटिनम भी टिक हो सकता है लेकिन रोडियम ही प्लाटिनम के ग्रुप से ही है। तो उसके बाद हमसे पूछता है कि लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट बड़ी कम गुजरती है इसमें से, वो कौन है? वो लेड है। लेकिन बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर है। यहाँ पे 2 टर्म्स आती हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लें आप लोग, फिर ये ना कहिएगा कि जी हमें बताया नहीं। डक्टाइल और मैलिएबल से क्या मुराद है? डक्टाइल मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल्स को कन्वर्ट किया जाता है वायर्स के अंदर, याद रह जाएगा। मैलिएबल वो टर्म है, वो खसूसियत है, वो करैक्टरिस्टिक है मेटल का जिसकी मदद से मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। सो डक्टाइल से वायर्स बनती हैं। डक्टाइल मीन्स शीट्स को, मेटल को वायर में चेंज करना, और मैलिएबल जो है उसको क्या करना? मेटल को शीट्स में तब्दील करना। और फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेटल्स हैं जो डक्टाइल भी हैं और मैलिएबल भी हैं? तो सर सिल्वर और गोल्ड ये दोनों हैं जिससे डक्टाइल प्रॉपर्टी भी फुलफिल होती है, यानी वायर भी बनती है इन दोनों से, और इन दोनों से शीट्स भी बनती हैं। तो ये बात हो गई। डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम ओडोमीटर यूज़ करते हैं, और सबसे पहला जो रोबोट आया 1956 के अंदर वो रोबी रोबोट था, इसको पता होना चाहिए। और नाइट विजन के लिए हम कौन सी वेव्स यूज़ करते हैं, कौन सा अपरेटस यूज़ करते हैं? तो उसके अंदर इंफ्रा रेड वेव्स होती हैं जो हम अपरेटस यूज़ करते हैं, इंफ्रा रेड वेव्स। उसके बाद बात आती है कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो है ही, फ़ारेनहाइट के अंदर पूछ ले तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। जैसे कल मैं बता रहा था नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन सर फ़ारेनहाइट के अंदर पूछ ले तो आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आना चाहिए। और ये उसके कन्वर्जन के फार्मूले हैं। केल्विन बराबर होता है सेंटीग्रेड जमा 273, और फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 C जमा 32, ये C मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। और सेंटीग्रेड बराबर होता है 5/9 इंटू F-32, यानी फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ रख के माइनस करोगे 32, जो आंसर आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई 9 पे डिवाइड, तो वो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट भी हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट मीटर्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जी, हम बात करते हैं एल्टीमीटर की, जो एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है यार विंड स्पीड मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फैथोमीटर जो है ये डेप्थ ऑफ ओशन के लिए इस्तेमाल होता है। और रिचर स्केल जो है ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, यानी जलजले वगैरह आते हैं, वो कितनी इंटेंसिटी का था उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्पायरोमीटर जो है ये लंग्स कैपेसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्लेनीमीटर जो है ये एरिया के लिए होता है। और प्रोफाइलोमीटर इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग सरफेस रफनेस। सरफेस की रफनेस को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जी, हमारे पास होता है प्रोफाइलोमीटर। तो इस किस्म के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो पेपर के अंदर आते हैं और बच्चों को पता नहीं होता। ठीक है जी, ये मोस्ट रिपीटेड थे इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आप लोगों को कवर करवाए हैं। तो यार ये था हमारा एवरीडे साइंस का लेक्चर नंबर 10, और 1-2 लेक्चर एक और होगा, हमारा GSA की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, और 1 पेपर टेस्ट सीरीज़ के लिए फिर हम कोई तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, आबाद रहें, थैंक यू।